हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। बट उससे पहले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल और करवा दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनलेम में है क्या कि फार्मूला आपके पास सिर्फ एक ही है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। बट है क्या कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बहुत सारी है, ठीक है। तो हम लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बेसिक्स न्यूमेरिकल है ये। जैसे मान लो कोई एक रस्सी है और रस्सी हमने यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट हमने ऐसे बांध दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक आंटी जी हैं जो कि इस रस्सी को, आंटी मतलब जो पीछे है ना, उनको हम आंटी जी कहते हैं आज के टाइम में, ठीक है। सुंदर सी हैं ये, और ऐसे रस्सी को ऐसे, ठीक है, रस्सी बंधी है उसको ऐसे पकड़ करके ये लटक गई। तो इनका जो मास है वो m है। क्वेश्चन पूछा गया कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक। सिस्टम अभी रुका हुआ है, सिस्टम कैसा है, रुका हुआ। तो जो mg होगा, ठीक, इनके सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होगा। तो अच्छा, सिस्टम रुका हुआ है तो जो टेंशन होगा ड्यू टू वेट ऑफ मैडम जी, ठीक है। तो जो टेंशन होगा, ठीक, एम जी के बराबर होगा। ये बेसिक सा तरीका है, बाकी क्वेश्चन हम इससे थोड़ा हट के करेंगे अभी, ठीक है। इसी को बेसिस मान करके, जैसे मान लो कुछ ऐसा फिगर है, ये जो आंटी जी हैं अब ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी, ठीक है। ये पुली के ऊपर में धागा, और धागा यहाँ पर कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये, ठीक, ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रस्सी बंधी है, और रस्सी को पुली के ऊपर लपेट करके एक साइड जो धागे का उसको क्या कौन खींच रहा, मैडम जी। सिस्टम यहाँ पर अभी मान लेते रुका हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा होगा जहाँ सिस्टम चलेगा। अब यहाँ पर तुमसे पूछा जाए इस रस्सी में टेंशन कितना होगा, तनाव कितना होगा, ठीक है। मैडम जी के एक पैर उठानी है तो इसी पे, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म का मास मान लो कैपिटल एम है और मैडम जी का मास स्मॉल एम है। सिस्टम कैसा यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है, सिस्टम रुका हुआ है। रस्सी मासले से, तो इस रस्सी के हर एक पॉइंट का टेंशन कैसा होगा, टी के बराबर। इधर भी टेंशन टी आएगा। तुम ये बताओ कि नीचे टोटल जो वेट आएगा, टोटल वेट मैडम का प्लस प्लेटफॉर्म का टोटल कितना हो गया, m प्लस एम इंटू जी। इसको कौन बैलेंस कर रहा, सिस्टम रुका हुआ है तो मतलब इसको कोई बैलेंस कर रहा हो। कौन बैलेंस कर रहा, इधर टेंशन टी, इस साइड भी टेंशन टी, तो ऊपर टोटल फोर्स कितना बन रहा, 2t। नीचे कितना बन रहा, m प्लस एम इंटू जी। तो इस वेट को कौन बैलेंस करेगा, 2t, ठीक है। तो हम क्या लिखें, 2t बराबर m प्लस एम इंटू जी, ठीक है। अच्छा, t बराबर क्या बन जाएगा, m प्लस एम इंटू जी बाई 2। समझ में आ रही बात। रस्सी में जो टेंशन होगा वो m प्लस एम जी बाई 2। अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन पर्टिकुलर मान ले कि जो मैडम जी का मास है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत कम है, ठीक है। मैडम जी का जो मास है वो एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्लेटफॉर्म बहुत कम है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बोलो टेंशन कितना बना, एम जी बाई 2 के बराबर, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब चलो हम कुछ डाटा लेकर के तरीका समझते जाना। ये पहला केस था जहाँ पे सिस्टम रुका हुआ है और मैडम जी, यहाँ पर कोई पुली नहीं है, ठीक, सिंपल सा मतलब धागा लटका था, रस्सी लटकी थी और उसको पकड़ के ऐसे झूल गई, ठीक है। जो टेंशन बना वो ठीक इनके वेट के बराबर बना। ये थोड़ा सा अलग हटके था केस। जो सिस्टम है उस सिस्टम में पुली भी आ गई और पुली के ऊपर धागा लपेट करके ऐसे मैडम उसको पकड़े हुए, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि इस बार
सेम फिगर बनाते हैं, बस क्या करते हैं हम कुछ दौड़ाने वाली बात करते हैं, एक्सलेशन वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे फिगर, ठीक है। ये है मैडम जी, ठीक है, मैडम जी, ठीक है। और मैडम जी ऐसे रस्सी को खींच रहे नीचे, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जैसे देखो यहाँ पर मैडम जी, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैडम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, या ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैडम कम से कम कितना फोर्स रस्सी पर अप्लाई करे ताकि सिस्टम क्या हो, एट रेस्ट। तो तुम बताओ कितना आंसर होना चाहिए इसका, ठीक टेंशन के बराबर, चूंकि इस रस्सी में टेंशन किसने जनरेट किया होगा, मैडम जी ने। मैडम जी इसे खींच रही है तो ही टेंशन बनेगा, ठीक है। तो जो टेंशन होगा, तुम प्रैक्टिकली सोचो कि मैडम ने फोर्स नीचे अप्लाई किया है, ठीक है, मैडम ने फोर्स नीचे अप्लाई किया, यही किस में कन्वर्ट हो गया, टेंशन में। तो तुमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मैडम कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करें ताकि सिस्टम एट रेस्ट रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो कम से कम फोर्स मान लो मैडम ने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन, ऐसे मान लो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो अगर मैडम ने फोर्स 100 से कम अप्लाई किया होता या 100 से ज़्यादा अप्लाई किया होता। अगर सिस्टम रोकना चाहते हैं तो हमें कम से कम जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक इस वैल्यू के बराबर। अब ये वैल्यू तुमको डाटा ऐसे मान लो दे दिया जाए कि डाटा हमारे पास मान लो ऐसा कुछ है कि जिसके भी यहाँ पर आंसर आ रहा 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। अब तुमसे पूछा जाए कि मान लो अगर मैडम ने फोर्स अप्लाई किया 90 न्यूटन, तो क्या सिस्टम रुका होगा, तो आंसर होगा नहीं। ये तो मिनिमम की बात होगी ना। तुमसे पूछा जाए कि मैडम 100 से ज़्यादा अप्लाई करे तब क्या होगा, प्रैक्टिकली थोड़ा फील करो। अगर मैडम 100 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगी तो होगा क्या कि ये तो चाहती हैं सिस्टम को नीचे खींचना, नीचे खींचने का मतलब कि ये प्लेटफॉर्म कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन को थोड़ा फील करके देखो, ये छोटा सा चुटकुला ही है बट इसको थोड़ा फील करो कि जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय द मैडम सच दैट इंटायर सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट, वो जो आंसर होगा एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। अब उससे कम फोर्स अप्लाई करेंगे मैडम तो फाइनली होगा क्या, सिस्टम नीचे जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो फाइनली क्या किया, जैसे मान लो इन्होंने 100 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, इसे खींच दिए तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा, ऊपर। फील कर पा रहे हैं इसको। कुछ ऐसे केस यहाँ पर हम बना रहे हैं, जैसे मान लो मास ऑफ प्लेटफॉर्म ने मान लिया 60 kg, मास ऑफ प्लेटफॉर्म 60 kg, और इन मैडम जी का मास मान लिया हमने थोड़ा सा स्लिम टाइप है ना, 0 फिगर टाइप है, ऐसे कुछ कह सकते हैं इसको, है ना, 40 kg मास है इनका, ठीक है। अब कोई इस बात को अदरवाइज नहीं लेगा, ठीक है, बाकी ले लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो प्लेटफॉर्म का जो मास है वो 60 और मैडम जी का मास है 40 kg। अब हमको नहीं पता कि मैडम ने कितना फोर्स अप्लाई किया, बट अप्लाई करने के बाद सिस्टम ऊपर जा रहा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, सिस्टम ऊपर गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब क्वेश्चन यहाँ पर दो बनते हैं, मैडम ने सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई किया, मैडम ने स्टिंग पर फोर्स कितना अप्लाई किया, इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। समझ में आ रही बात। तो इसको करने के देखिए कई सारे तरीके हैं, बट हम आपको एक छोटा सा मेथड ही बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेट आपको क्वेश्चन कम समय में एग्जाम में करने होते हैं, ठीक है। ये हमने पूरा सिस्टम मान लिया, ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, ऊपर। इस पूरे सिस्टम का टोटल वेट नीचे कितना बन गया होगा, बोलो टोटल वेट नीचे कितना बनेगा बोलो भाई, 60 और 40 100, मतलब कि 1000, ठीक है। 60 का 10 मल्टीप्लाई करो 600 और इसमें मल्टीप्लाई करो 10 400,
तो 1000 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा। तुम ये बताओ, इस रस्सी में टेंशन T, इधर भी क्या बन जाएगा T। तो इस पूरे सिस्टम में एक्सीलरेशन ऊपर, मतलब कि जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ वो ज़्यादा होगा। टेंशन आया कैसे होगा? मैडम ने खींचा रस्सी को तो ही टेंशन आया होगा। अब इतना फोर्स अप्लाई किया कि जो टेंशन ऊपर बन रहा वो टेंशन कहीं ना कहीं 1000 न्यूटन से ज़्यादा होगा। मतलब ये जो 2T मिल रहे हैं, 2T दोनों मिल करके, केवल एक की बात नहीं हो रही, दोनों टेंशन मिल करके 1000 न्यूटन से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अब तुमको एक बात पहले से पता है कि न्यूटन साहब ने एक बात बोली थी। चलिए अगला क्वेश्चन चुटकुला टाइप है। ठीक है, जो तरीका आपको हमने बताया इससे पहले क्वेश्चन में, सेम तरीके वही अप्लाई करोगे आप, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पर 2 पुल हैं ऐसे, और मैडम जी जो है, ये कोई प्लेटफॉर्म है ऐसे, और जैसे वो एक मूवी आई थी शोले, उसमें ठाकुर ऐसे जो है, अच्छा हम तो खैर ऐसे हाथ पकड़ाए रखते ना रस्सी से, वैसा ही क्वेश्चन बना दिया हमने। तो मैडम जैसे मान लो यहाँ पर रस्सी का एक एंड सरफेस से अटैच, ये वाला एंड भी सरफेस से अटैच है। ठीक है, दूसरा एंड जो रस्सी का है वो फ्री था, और उस फ्री एंड को मैडम जी ने पकड़ रखा है ऐसे। ठीक है, इस बार थोड़ा खाते पीते घराने से बनाते मैडम जी को ऐसे। ठीक है, मास मान लेते हैं इनका, है ना, कोई छोटी सी मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं इसका मास प्लेटफॉर्म का 5 kg और मैडम जी का 8 kg है ऐसे। ठीक है, अब कोई कहे मैडम जी 8 kg कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ऐसा हम मान लेते हैं फिजिक्स में कि मैडम जी का मास 8 kg, तरीका बस एक ना आपको, और प्लेटफॉर्म का मास है 5 kg, और ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा विद एक्सलेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, अब आपको हमने बताया कि मैडम जी रस्सी खींचेंगी तो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ होगा जिस पर सिस्टम ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे। अगर उससे कम फोर्स अप्लाई किया तो प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? नीचे। उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया प्लेटफॉर्म कहाँ जाएगा? ऊपर। अभी जो केस है, इस केस में आपको दिख रहा कि प्लेटफॉर्म कहाँ जा रहा? नीचे। मतलब कि जो मैडम ने फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स इतना कैपेबल नहीं था कि सारे वेट को बैलेंस करके नेट फोर्स ऊपर बन जाए। समझ में आ रही बात? अच्छा, आप देखो यहाँ पे मैडम ने जो फोर्स अप्लाई किया दोनों रस्सियों पर बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैडम ने जो हाथों से फोर्स अप्लाई किया दोनों रस्सी में बराबर फोर्स अप्लाई किया। ये तो ऐसा भी हो सकता है एक साइड ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें एक साइड कम फोर्स अप्लाई करें, बट ऐसा नहीं है। तो बराबर फोर्स अप्लाई करने का मतलब कि दोनों रस्सियों में टेंशन कैसा होगा? बराबर। इधर टी होगा, इस साइड भी टी होगा। ठीक है, अब आप देखो ये जो एंड है अटैच किससे? प्लेटफॉर्म से। यहाँ पर टेंशन टी आया होगा, यहाँ पर भी टेंशन टी आया होगा। तरीका आपके पास फिर से वही, इस पूरे सिस्टम को मान लेते हैं एक सिंगल सिस्टम, और इस सिंगल सिस्टम का एक्सीलरेशन टोटल कहाँ पर? नीचे। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम का जो वेट होगा, वेट कितना होगा बोलो? 80 न्यूटन मैडम का और 50 न्यूटन प्लेटफॉर्म का। कितना आएगा बोलो? चलो इसको 4 kg मान लो, कंप्लीट डाटा आएगा। ठीक है, 4 kg मान लेते हैं, तो 8 4 12। ठीक है, 80 इनका और 40 इनका, मतलब 120 न्यूटन। ठीक है, नेट वेट नीचे कितना बन रहा है? 120 न्यूटन। अब ये बताओ कि टेंशन कितना आएगा रस्सी में? ठीक है, रस्सी में टेंशन कितना आएगा? ऊपर टोटल फोर्स कितना बन जाएगा? टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, टोटल कितना हो गया बोलो? 4T। नीचे कितना? 120। क्या लिखोगे? नीचे फोर्स ज़्यादा होगा, सिस्टम नीचे जा रहा, 120 माइनस 4T बराबर मास इंटू एक्सलेशन। तो 120 माइनस 4T, मास कितना रखे? पूरे सिस्टम कितना बना है? 12 गुणा 1। अब आप देखो क्या बनेगा? 120, ये प्लस 12 उस साइड जाएगा, माइनस 12। ठीक है, तो 120 माइनस 12 बराबर क्या बन गया बोलो? 4T। ठीक है, क्या आएगा बोलो?
40 बराबर क्या लिखोगे, 120 माइनस 12 कितना है बोलो, 104, 108 कितना आएगा, 108। तो बताओ टेंशन बराबर क्या बना, 108 बटे 4, ठीक है, 108 बटे 4। आप इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, कितना बनेगा, 2 और 4 से 28, 27। टेंशन कितना बना, 27 न्यूटन। तो चलिए अब ये बताओ टेंशन यहाँ पे 27 न्यूटन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैडम सरफेस पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगी और उसकी एवरेज में या उसके बदले नॉर्मल कितना मिला होगा, ठीक है। तो मैडम जी को हम बना लेते हैं अलग से ऐसे, ठीक है। नीचे इनका खुद का वेट पास हो रहा होगा जो कि है कितना, 80 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, इधर टी, इधर टी और ऐसे बन गया नॉर्मल, ठीक है। मैडम नीचे कितने जा रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखोगे, 80 माइनस 2t माइनस n, ठीक है। 80 माइनस 2t माइनस n बराबर किसके, मास इंटू एक्सलेशन, मास कितना है 8, ठीक है। मास कितना 8, 8 गुणे 1। तो आप देखो 80 माइनस 2t, टी कितना हमारे पास 27, 2 इंटू 27 माइनस n बराबर क्या बन गया 8, ठीक है। सॉल्व करें इसको, 80 माइनस कितना आएगा, 27 गुनाई 54, ठीक है। 54 माइनस n बराबर 8, सॉल्व करें कितना आएगा, ठीक है। 50 30 80 होता है, तो कितना बन जाएगा 26, 26 माइनस n बराबर 8, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या बना, 26 माइनस 8 कितना आएगा बोलो, बोलो बोलो क्या आएगा, ये बनेगा आपका n इक्वल टू बनेगा 16, ठीक है, 16 न्यूटन। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 16 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक प्रॉब्लम कितने भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हम लोग, ठीक है। आप ये सब अच्छे से सीख लो, हर वैरायटी का हमने लगभग न्यूमेरिकल करवा दिया आपको। अब थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, जैसे कि स्यूडो फोर्स की बात करेंगे हम लोग अभी, है ना। स्यूडो फोर्स हो गया, फिर उसके बाद आपका आएगा पर्टिकुलर जेई लेवल का वेज कांस्टेंट, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कोई पढ़ाता नहीं वेज कांस्टेंट, बट हम उसको पढ़ाएंगे क्योंकि जेई लेवल पर बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं उस पर, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो, टॉपिक को हम लोग फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। बट स्यूडो फोर्स आया क्यों, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे पहचानें क्वेश्चन को कि यहाँ पर स्यूडो फोर्स की बात होनी है, ठीक है। तो उससे पहले एक टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। बहुत मन से आप समझिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है इस पर। टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई बच्चा हिंदी माध्यम का है तो हिंदी वाला भी समझ सकता है। हिंदी में इसको हम क्या लिखवाएं, जैसे हम कहें बॉडी तो आप उसको हिंदी में पिंड कहते हो, ठीक है। बट बॉडी सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है। और बच्चे को अगर हम कहें कि पिंड 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 मतलब, तो बच्चा थोड़ा सोचेगा यार ये पिंड है क्या चीज़, लेकिन बॉडी कहने पर उसके माइंड में चल रहा है कि बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि, है ना, वो चीज़ मतलब बच्चे को थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है। फाइनली यहाँ पर जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो हिंदी माध्यम का बच्चा जरा सा भी कहीं एक परसेंट भी डाउट नहीं करेगा कि ये जो टॉपिक है इंग्लिश में है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे, है इंग्लिश, बट आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो पॉइंट होता है या वो जगह होती है जहाँ से बैठ करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने कई बार आपको बोला कि आप चींटा बन के बैठ के ऑब्जर्व करो चीज़ों को, है ना। तो जहाँ पर आपको बैठाया जाएगा चींटा बन करके या कुछ भी बना करके, ठीक है, उसको हम कहते हैं उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ चीज़ों को बैठ करके देखा जाता है, ठीक है। तो
वो जो जगह है जहाँ से बैठ करके तुमको देखना है, वो जगह हो सकता है रुकी हो सकता है चल रही हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती जहाँ से तुमको बैठ करके देखना चीज़ों को। वो केवल दो पॉसिबिलिटी पर बेस होगा, या तो वो जगह चल रही होगी या तो वो जगह रुकी होगी। अब चलने की भी कई सारी कंडीशन होती हैं कि कोई बच्चा पूछे कि सर बॉडी चल रही है तो चलने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी भी है तब भी बॉडी चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब भी बॉडी चल रही है, वेरिएबल एक्सेलरेशन तब भी बॉडी चल रही है। तो किस चलने वाली की बात हम करेंगे, है ना, तो भी आपको हम यहाँ पर समझाएंगे। तो बेसिक सी बात है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहाँ से बैठकर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और आप इसको फील करते हैं। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पर आप बैठ करके देखते हो, आपको बिल्कुल जैसे आप रियलिटी में वहाँ पर बैठ करके देख रहे हो, वैसे फीलिंग लानी होती है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या, ये हमने आपको बताया। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का, तुमने आपको पहले बताया, ये दो तरह का हो सकता है। एक वो जो कि चल रहा होगा और एक वो जो रुका होगा। ठीक है, अब रुका है तो भी चलते हुए बराबर भी हो सकता है, समझने इस बात को। जो रुका है वो चलते हुए बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो पहले चल रहा वो रुके बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी, जैसे हम ये कहें कि मान लो कोई एक बॉडी जो कि कांस्टेंट रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कांस्टेंट रफ्तार से आगे बढ़ रही है, तो जो कांस्टेंट रफ्तार से आगे बढ़ रही है उस पर फोर्स कितना होगा, जीरो। न्यूटन साहब का पहला नियम क्या होता है, न्यूटन साहब का पहला नियम ये होता है कि अगर बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो वो जो पॉइंट है ना न्यूटन का पहला नियम, वो पॉइंट यहाँ पर काम आएगा आपका, जिसको हमने कहा था हिंदी में इनर्शिया। तो पहला जो फ्रेम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं हिंदी में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको F.O.R ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये पहला कौन सा है, इनर्शियल, इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय, जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम से क्लियर है कि शायद यहाँ पर इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड होंगी। इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनर्शिया का मतलब था कि अगर बॉडी कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या बॉडी रुकी है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक बॉडी पर फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी कुछ ऐसी परिभाषा है, डिफिनीशन है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो या तो रुका होगा या एक नियत वेग से आगे बढ़ रहा होगा। समझना, फिर से परिभाषा आपको हम लिखवाएंगे, बस आप सुनते जाना। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेम जो या तो रुका होगा या नियत वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा होगा। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर न्यूटन साहब का जो नियम है सेकेंड लॉ वो वैलिड होता है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज वैलिड। यहां पर आप F बराबर m/a वाली बात लगा सकते हो। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर हम F बराबर m/a की बात कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा और फील करके समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि दूसरा वाला जो इनर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझ गए, इसको हम कहते हैं अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस आप इसकी परिभाषा लिखना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो या तो रुका होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना होगा, इसकी परिभाषा है। और यहां पर जो न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ था पूरी तरह से वैलिड होता है। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसके पास कुछ एक्सेलेरेशन होता है।
अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास कोई वेलोसिटी या कोई कोई एक्सेलेरेशन यहाँ पे नहीं होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलेरेशन कितना मान के चलोगे? 0। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। अब जब ये फ्रेम आया तो यहाँ पर बात बोलेगी कि जो न्यूटन्स आपका सेकेंड लॉ है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ये वैलिड नहीं होता है, यहां पर इसको हम नहीं लगा सकते। फिर क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास एक ऐसा केस आया जहां पर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिर भी तुमको क्वेश्चन करना बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। समझना इस बात को, इस वाले केस को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से करेंगे हम लोग, इसको भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर तो हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ पहली बात हमने क्या लिखा? वैलिड नहीं होता है। फिर भी तुमको क्वेश्चन करना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ही क्वेश्चन तुमको करने हैं, बट फिर भी यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा न्यूटन सेकेंड लॉ इज नॉट वैलिड। तो तुम एक बात ये कह रहे हो कि वैलिड नहीं होता, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से ही न्यूमेरिकल करेंगे। वैलिड भी नहीं, फिर भी तुमको न्यूमेरिकल करने हैं, तो कैसे वैलिड बनाया जाए ताकि न्यूटन सेकेंड लॉ यहाँ पे लग जाए? कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये आया कि जहाँ पर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड करने के लिए, समझिएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड करने के लिए एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। हिंदी में आप समझो, ये मोटी मोटी जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी में समझो चाहे हिंदी में, बस आपको समझ में आना चाहिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी तक जितना भी तुमने न्यूमेरिकल देखा वो सभी किस पर बेस्ड थे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, जिस सरफेस पर बॉडी रखी है वो सरफेस कैसा है? रुका हुआ। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगी, जैसे पुली ब्लॉक सिस्टम है, हमने क्या किया? एक पुली को हमने ऐसे यहाँ पर, ठीक है, एक सरफेस था फिक्स, और हमने पुली से ऐसे दो ब्लॉक हैंग करवा दिए, ब्लॉक मूव कर रहे थे, लेकिन जो पुली तो क्या थी? स्टेशनरी। कल की डेट में कहा जाए कि जो पुली है वो भी ऊपर कुछ एक्सेलेरेशन जा रही है। ठीक है, तो जो पुली एक तरह से क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम वहां पर चींटा बन के बैठ के देखो तो पुली अगर रुकी है, तुम क्या हो गए? रुके हुए। तुम क्या देखोगे? केवल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। समझ में आ रही बात? तो अब तुमको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमको चींटा बन के बैठना पड़ेगा। हालांकि हर केस में तुमको चींटा नहीं बनना है, कुछ स्टैंडर्ड जो बढ़िया रिजल्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें तुमको बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स होंगी ना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होंगी, तो वहाँ पर तुमको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही शायद। ठीक है, बाकी नीट लेवल पर चुटकुलाता हुआ क्वेश्चन हम करवाएंगे। बस तुमको समझना है कि स्यूडो फोर्स कब अप्लाई करना है, स्यूडो फोर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ से बैठकर चीज़ों को देखा जाता है। ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक वो जो चल रहा, बट वो चलते समय भी क्या रुका हुआ, वो तब होगा जब फ्रेम कैसा होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब भी उसको हम क्या मान चलेंगे? कि फ्रेम क्या है? रुका हुआ। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब भी उसको क्या मान के चलोगे आप? कि वो फ्रेम कैसा है? रुका हुआ। हम उसको तब कहेंगे फ्रेम चल रहा जब उसके पास क्या होगा? एक्सेलेरेशन। ठीक है, फ्रेम को हम कब चलता हुआ मानेंगे? जब फ्रेम के पास क्या होगा? एक्सेलेरेशन। ठीक है, और हमने एक बात यहाँ पे लिखी, इस तरह के फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता है, फिर भी तुमको न्यूटन सेकेंड लॉ से ही क्वेश्चन करना है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में कुछ तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड हो सके। तो हमने क्या किया कि न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड करने के लिए क्या किया? एक स्यूडो फोर्स अप्लाई किया। अब एक नया टर्म से यहाँ पे निकल के आया, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होता है? ठीक है, स्यूडो मतलब एक तरह से इसको कहते हैं भूत, है ना। जो बच्चे यहाँ पे देहात गांव से हैं तो उनको पता है स्यूडो का मतलब क्या होता है हिंदी में? भूत बल। ठीक है, इसको कहते हैं भूत बल। होता नहीं बट इसको महसूस किया जाता है। ठीक, जैसे तुमको भूत कभी दिखा नहीं होगा, ठीक है,
बाकी पुराने टाइम में जो बाबा दादा टाइप जो मतलब होते हैं ना, तो कहानियाँ बनाते हैं, ठीक है, उनको कहानी बनाने के लिए ही मतलब जाना जाता है। तो कहते थे कि भाई साहब भूत के साथ ये जो है बीड़ी बैठ के पिए, बट वो फेक कहानी होती है ना, ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं कि हम बीड़ी पिए बैठ करके, हम खाना खा रहे तुम्हारे पास आया और वो भूत भी खाना खाने लगा, ठीक है। वो फेक कहानी होती है। तुमने अपनी लाइफ में आज तक कहीं नहीं देखा कि भूत जैसा कुछ होता है, ठीक है, पर तुमने महसूस किया, तुमने इस बात को महसूस किया होगा, ठीक है। तो जिसको महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते, उसको कहते हैं एक तरह से स्यूडो। स्यूडो मतलब एक तरह से आभास होता है, ठीक है। वैसा आभास होता है लेकिन हमको वो चीज़ दिखती नहीं है। अब बात आती है स्यूडो फोर्स है क्या, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब समझना थोड़ा सा, एक बार इसको फिर से फिल करते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, टेबल है, ये ऐसे एक टेबल है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, ठीक, ये एक ब्लॉक है। तो अभी हम जो भी केस मान के चल रहे हैं, उन सभी केसेस में जिस सरफेस पर बॉडी रखी होगी वो सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। अभी हम ये बात ना भी लिखें तब तुम मान के चलना कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इस सरफेस का, 0 है, ठीक है। इसको कहा जाएगा, जिस सरफेस के ऊपर हमने बॉडी रखी है उस सरफेस को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम ये बताओ, अगर तुमने टेबल पर मान लो एक ब्लॉक, या मान लो कोई पानी की बोतल है, या फिर बैग है तुम्हारा, या कॉपी किताब कुछ भी है, ठीक है, उसको तुमने टेबल के ऊपर रखा। अगर हम इस बॉडी को फोर्स अप्लाई करें और इसको हम खींचे, इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और हम तुमसे पूछे कि ये फोर्स अप्लाई करने पर इस बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, तुम फटाक से कहोगे गुरुजी एक्सीलरेशन बनेगा फोर्स बाई मास, ये लिखोगे आंख बंद करके। अभी जो टेबल है, टेबल कैसी है, रुकी हुई, टेबल कैसी है, रुकी हुई। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने में तुमने जरा संकोच नहीं किया, तुमने आंख बंद करके बोला कि फोर्स एफ अप्लाई किया, मास एम था, तो एक्सीलरेशन क्या बन गया, एफ बाई एम। तुम थोड़ा फेल करना, टेबल के ऊपर हमने क्या किया, फिर से ऑब्जेक्ट रखी एम मास की, और इस बार हमने क्या किया, अच्छा इस टेबल का मास कुछ मान लो कैपिटल है, ठीक है, टेबल का मास हमने कुछ मान लिया। टेबल पर फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, किस पर फोर्स अप्लाई किया, ब्लॉक पे। तो ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करने पर केवल ब्लॉक मूव करेगा। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो ब्लॉक टेबल को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो बात की बात हम लोग इसको अच्छे समझेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, क्या चाहता है, ठीक है। अभी हमारा पर्पज क्या है कि हम चाहते हैं जो ब्लॉक एम है इसको हम आगे खींचना, ठीक है। तो ब्लॉक पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ब्लॉक ही आगे जाना चाहेगा, कि अपने साथ टेबल को ले जा सकता है, टेबल को नहीं ले जा पाएगा। अब हम क्या करें, इस बार हमने क्या किया कि हमने फोर्स अप्लाई किया टेबल पे, ठीक है। तुम थोड़ा प्रैक्टिकली फील करना, तुम टेबल पर फोर्स अप्लाई करो, ये जो बॉडी ऊपर रखी है, अगर फ्रिक्शन नहीं, समझना, अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तुमने टेबल पर फोर्स अप्लाई किया तो गारंटीड टेबल आगे जाएगी, ब्लॉक पीछे जाएगा। प्रैक्टिकली करके तुम इस बात को देखना। बट कंडीशन क्या है, टेबल और ब्लॉक के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। तुम कोई चीज़ दिखेगी, तुम जब टेबल को आगे खींचोगे तो ब्लॉक टेबल के साथ नहीं जाएगा, टेबल से पीछे जाना चाहेगा। अब क्वेश्चन ये आया कि हमने तो फोर्स अप्लाई किया टेबल पे, टेबल मूव किया, लेकिन टेबल आगे जा रही है और ये जो ब्लॉक था ये पीछे जाना चाह रहा। पीछे क्यों जाना चाहेगा, ऐसा लगा कि इस ब्लॉक को किसी ने पीछे धक्का दे दिया, इस ब्लॉक को किसी ने पीछे धक्का दे दिया। अब किसने दिया है ये इसको दिखाई नहीं,
समझ रहे बात को, हमने टेबल को खींचा, जो ब्लॉक हमने ऊपर रखा उस ब्लॉक पर पीछे किसी ने धक्का दिया तो ब्लॉक कहाँ जाएगा, पीछे, और जितने एक्सलेशन से टेबल आगे जाएगी उतने एक्सलेशन से ब्लॉक पीछे जाएगा। ये तब तक बात होगी जब तक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस का 0 होगा। तो ऐसा महसूस हुआ कि ब्लॉक पर किसी ने पीछे धक्का दिया, उस पीछे धक्का देने वाले का ही नाम क्या बन गया, स्यूडो फोर्स। क्या कहेंगे इसको बच्चों, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या होता है, एक तरह से जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे यहां पर देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, रुका हुआ, तो हम फोर्स अप्लाई करें ब्लॉक पर तो ब्लॉक की कहानी हम लिख सकते हैं। बट अगर हम फोर्स अप्लाई करें टेबल पे तो ब्लॉक की कहानी लिखने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक बात ये पता चल रही है कि जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को शायद किसी ने पीछे धक्का दिया, उस धक्का देने वाले का नाम क्या है, स्यूडो फोर्स, एफ ठीक है, स्यूडो फोर्स, ठीक है, स्यूडो फोर्स, इसको एफ पी कह लो, स्यूडो फोर्स, ठीक है। अब जो स्यूडो फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले एक बात तुम ये देखो कि जो तुमने फोर्स अप्लाई किया टेबल पे, वो फोर्स क्या अकेले टेबल को मूव करवाना चाहता है, या अकेले टेबल को मूव नहीं करवाना चाहता, ये टेबल के साथ साथ इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखे सबको मूव करवाना चाहेगा। बात अलग है कि जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कहाँ जाएंगे, पीछे, क्योंकि इनको पीछे कोई धक्का दे रहा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम के कॉमन एक्सीलरेशन ढूंढते हैं। इससे पहले भी तुमने जितना भी क्वेश्चन किया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, उन सभी क्वेश्चन में पहली प्राथमिकता किसको दी थी, एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन ढूंढने के बाद ही तुमने टेंशन, नॉर्मल, जितना भी तुमने कैलकुलेट करना था वो सब कब कब कैलकुलेट कर पाए, जब तुमको एक्सीलरेशन मिल गया। तो आज भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोर्स के द्वारा ये ब्लॉक और ये ब्लॉक मूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो पर्पज हमारा बड़ी बॉडी को मूव करवाने के लिए, बड़ी बॉडी के साथ क्या छोटी बॉडी भी मूव करना चाहेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम ये निकालेंगे जो एक्सीलरेशन है पूरे सिस्टम का, वो एफ बाई एम प्लस एम के बराबर होगा। ये क्या निकल के आया, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर हम इससे पूछें एम ब्लॉक से, तो एम ब्लॉक से हमने पूछा कि बताओ तुम पर पीछे कितना फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसने बोला स्यूडो फोर्स अप्लाई हुआ। स्यूडो फोर्स कितना है, मास ऑफ ब्लॉक और जो एक्सीलरेशन आया पूरे सिस्टम का, ठीक है, ठीक है, ये बन गया एफ पे। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि स्यूडो फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना, या स्यूडो फोर्स की बात के लिए स्यूडो फोर्स कितना होगा, तो स्यूडो फोर्स बराबर होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। एक छोटा सा फार्मूला होता है, स्यूडो फोर्स का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनका जो टोटल कंबाइंड एक्सीलरेशन आएगा, कॉमन एक्सीलरेशन आएगा, उसको हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ये बात तुम याद रखना कि स्यूडो फोर्स में जो मास आता है, फार्मूला हालांकि न्यूटन सेकंड लॉ वाला ही है, ठीक है, समझ में आ रही बात। एम क्या होगा, मास ऑफ बॉडी जिस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है, मास उस बॉडी का जिस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। और एक्सीलरेशन जो होगा हमेशा वो पूरे सिस्टम का होगा, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन। बस इतनी सी कहानी होती है स्यूडो फोर्स की। स्यूडो फोर्स का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी जिस पर स्यूडो फोर्स लगाना है तुमको, और गुणा एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। समझ में आ रही बात। चलिए, स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, स्यूडो फोर्स का मतलब होता है कि जब हम फ्रेम को आगे खींचेंगे तो उस पर रखी ऑब्जेक्ट कहाँ जाना चाहेंगे, पीछे। पीछे कौन खींचेगा इसको, बोलो कौन खींचेगा इनको, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स हमेशा कितना होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है।
अब कुछ इन पर छोटी छोटी प्रॉब्लम करवा देते हैं तो तुमको थोड़ा ज़्यादा फील आ जाए कि यार क्वेश्चन में हमें ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, एक छोटा सा चुटकुला देखते हैं। जैसे मान लो ये एक वेज है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है बट ये अभी कॉमन है, जब हम अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे IIT और नीट के नाम पे तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे इसको। ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास क्या है n। और यहाँ पर हमने एक मान लिया वेज। ठीक है, ये वेज है, ये ब्लॉक है। क्वेश्चन है कि अगर हम इस वेज पर फोर्स अप्लाई करें, इस वेज पर हम एक फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स का वैल्यू क्या लिया जाए ताकि ये जो ब्लॉक है इस वेज में स्लाइड ना करे। क्वेश्चन है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द सिस्टम सो दैट ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ओवर द वेज। ठीक है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स सो दैट ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ओवर द वेज। अब क्वेश्चन तुम ये तुम्हारा क्वेश्चन है, बाकी इससे पहले तुम सोचना कि अगर ये फोर्स ना होता तो क्या ब्लॉक रुका होता। ब्लॉक को नीचे कौन ला रहा होगा, mg sin थीटा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस फोर्स ने किया है कि जो ब्लॉक है ना उसको नीचे लाने वाला फोर्स को कोई ना कोई कैंसिल करने वाला यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होती है। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे देखो, जहाँ पर सिस्टम मूव करेगा, जिस दिशा में सिस्टम मूव करेगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन। अगर वेज आगे गया या ब्लॉक जो टेबल थी आगे गई थी, स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा था, इस पे पीछे। ठीक है, तो समय तुम्हारे पास 1 मिनट का, एक बार इस स्क्रीन पॉज करके देखो और सॉल्व करो कि जो मास को हम रोकना चाहते हैं तो फाइनली यहाँ पर हमें इस एफ का वैल्यू कम से कम कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लिया होगा आपने, अब आंसर मैच करना आप लोग। सबसे पहले तुमको देखना कि स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होती है, जहाँ पर सिस्टम मूव करेगा ठीक उसके अपोजिट। ठीक है, चलो आ जाओ देखो यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताओ इस एफ का पर्पज क्या है, अकेले वेज को मूव करवाना, ये पूरे सिस्टम को। इस एफ का पर्पज पूरे सिस्टम को एक्सलेट करना। तो क्या पूरा सिस्टम ऐसे एक्सलेट हो रहा होगा। ठीक है, बेसिक पर्पज क्या हमारा, एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम। तो आप देखो एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम क्या निकल के आएगा, F/m+m, ये आएगा। अब तुम ये बताओ स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा होगा ब्लॉक पे, सिस्टम आगे गया, स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा बोलो, पीछे। ऐसे कुछ बना होगा, कितना होगा बोलो, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम। स्यूडो फोर्स हमेशा होगा कितना, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलो ब्लॉक से पूछे तो ब्लॉक को नीचे लाने वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा। ठीक है, ब्लॉक को नीचे लाने वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा। चूंकि देखो ये mg लग रहा होगा, mg का एक कंपोनेंट ऐसे बना होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, mg का एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि होगा कितना, mg cos थीटा। ठीक है, चलो यहाँ हम देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा हमारा थीटा। इस एम ए का कंपोनेंट क्या बन जाएगा बोलो, एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। अच्छा एम ए का एक कंपोनेंट इस साइड भी तो आया होगा, क्या बन जाएगा देखो यहाँ पर एम जी साइन थीटा, और एम जी कॉस थीटा इसके साथ क्या बन जाएगा, एम ए साइन थीटा। ठीक है,
क्वेश्चन यहाँ पर एक ही पूछा था, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन दो पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एफ सो दैट ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ओवर द वेज। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे तुमसे, ब्लॉक के द्वारा सरफेस पर कितना फोर्स लगाया गया। ठीक है, या कुल मिला के तुमसे इनडायरेक्टली हम ये पूछें, फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक। ठीक है, चलो बताओ, अगर हम ब्लॉक को चाहते हैं यहाँ पे रुका रहे, तो ब्लॉक कब रुका होगा, जब एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लॉक रुकेगा या विल रिमेन स्टेशनरी इफ एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, बोलो, एम ए कॉस थीटा के। ठीक है, मास से मास खत्म कर लो, बताओ ए बराबर क्या मिला, जी, और बाई में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, जी इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या बन गया, बोलो, जी टेन थीटा। ठीक है, ये एक्सलेशन आ गया। अब तुमसे पूछा गया है कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो फोर्स आप यहाँ पर देखो, एफ बराबर क्या है, यहाँ पर देखो इसको फिर से, एम प्लस एम इंटू ए के बराबर। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे तुम, एम प्लस एम इंटू ए बराबर क्या बन रहा, बोलो, जी टेन थीटा। ये आ जाएगा हमारा फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी ओवर द वेज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स बाय विच बॉडी प्रेस द सरफेस परपेंडिकुलर। तो इससे पहले देखो, अगर ये इफ फोर्स ना होता तो बॉडी किससे फोर्स अप्लाई करती, एम जी कॉस थीटा से। अब इसके साथ कौन आ गया, एम ए साइन थीटा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे दबाएंगे। यही दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लिखो, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब तुम यहाँ पे डाटा रख सकते हो, ए का डाटा कितना देखो यहाँ पर, जी टेन थीटा बनेगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू ए साइन थीटा, और एक जगह पर क्या रखना तुमको, जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसको सॉल्व करें, देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये कॉस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एन इक्वल टू क्या मिला, बोलो, एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में क्या मिल गया, बोलो, कॉस थीटा। आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 1। तो फाइनली नॉर्मल क्या मिला हमको यहाँ पर, एम जी बाई कॉस थीटा, एम जी बाई कॉस थीटा। अब तुम ये समझो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहाँ तक पूछा जाता है, बट अगर मान लो पेपर कभी यहाँ तक बना दिया क्वेश्चन, ऐसे कोई मतलब बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, बस हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है पूरे सिस्टम का। अब इसमें क्वेश्चन देखो, नीट में जो क्वेश्चन आया था, ये आया था वेज का एक्सेलेरेशन कितना होगा ताकि ब्लॉक अपनी जगह पर स्थिर रहे। तो उसका आंसर ये बन जाएगा, जी टेन थीटा। फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो एम प्लस एम जी टेन थीटा। नॉर्मल कितना होगा इस केस का, एम जी बाई कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, तो आप एक बार इसको देख लो, स्यूडो फोर्स का एक बेसिक सा चुटकुला था ये। ठीक है, तो ये बेसिक सा चुटकुला आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, नीट में जो चुटकुले पूछे गए उनको हम करवाएंगे नहीं, अब आपको हम बता दे रहे हैं ओरली क्वेश्चन कैसे आए थे या क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिगर लगभग एक जैसा जैसा भी हमने आपको बताया वैसा ही फिगर ये भी होगा, बस कहानी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिगर बिल्कुल डिक्टो वही रहेगा, ऐसे थीटा ब्लॉक मास एम। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जैसे हम पूछे आपसे कि
ऐसे फोर्स अप्लाई किया था, अब इस बार हम ऐसे इधर एक्सलेशन दे रहे हैं। पहले से यहाँ पर एक्सलेशन मान लिया, हम फोर्स की बात नहीं करें, हम यहाँ पर हमने सिर्फ क्या लिखा, एक्सलेशन ए, ये वेज है और ये ब्लॉक है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि वेज का एक्सलेशन क्या लिया जाए, वेज का एक्सलेशन क्या लिया जाए ताकि जो ब्लॉक है इस सरफेस से फ्री फॉल कर जाए। वेज का एक्सलेशन क्या लिया जाए ताकि ब्लॉक यहाँ से फ्री फॉल कर जाए। फ्री फॉल का मतलब क्या है, सरफेस से आज़ाद हो जाए, सरफेस को छोड़ दें। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, हमें इस ब्लॉक को सरफेस पर बनाए रखना था, तो उसकी कहानी क्या बनी थी, एक्सलेशन अगर पूछा था तो एक्सलेशन क्या था, जी टेन थीटा। बाकी फोर्स आज भी हमने यहाँ लिखा एम प्लस एम जी टेन थीटा। तो अब जैसे देखो यहाँ पर एक्सलेशन पूछा है तो एक्सलेशन कैसे निकालोगे, अच्छा ये बताओ, एम ए ऐसे लग रहा, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा, स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, ठीक इसके अपोजिट ऐसे। स्यूडो फोर्स हमेशा कहाँ पर होता है, जिधर फ्रेम मूव करता है उसके ठीक अपोजिट, तो एम इंटू ए ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये थीटा, तो बोलो ये भी कितना बन जाएगा, थीटा। अच्छा, इस एम ए का एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, सरफेस के परपेंडिकुलर, और एम जी का सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स हम पहले जानते हैं क्या होता है, वो एम जी कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए कि एम जी कॉस थीटा कैसे आया, ठीक है। इसमें कष्ट हो सकता है कि एम ए का यहाँ पर कंपोनेंट क्या जाएगा, ठीक है। तो एम ए का जैसे ये टोटल हमारे पास है एम ए क्या चीज़ है, बेसिकली स्यूडो फोर्स, ठीक है। सिस्टम आगे गया, स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा, पीछे। तो एम इंटू ए का जो कंपोनेंट आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या बन जाएगा, एम ए साइन थीटा बनेगा। तुम ये बताओ, अगर ब्लॉक को रोकना था तो हमने पहले पूछा कि नीचे कौन ला रहा, एम जी साइन थीटा, उसके अपोजिट हमने एक फोर्स खोज के लाया जिसको हमने पहले क्या कहा था, एम ए कॉस थीटा। आज यहाँ पर ये कहा गया कि ब्लॉक को हमें फ्री फॉल करवाना है, तो एक्सलेशन ऑफ वेज कितना होना चाहिए, सिस्टम कितना होना चाहिए, तो हमें ब्लॉक से पूछना पड़ेगा ब्लॉक यहाँ पर किस वजह से रुका हुआ है। रोकने वाला केवल कौन बचता है यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा। इस एम जी कॉस थीटा के अपोजिट क्या बन रहा है यहाँ पर, एम ए साइन थीटा। हम चाहते हैं ब्लॉक फ्री फॉलो, हम चाहते हैं ब्लॉक फ्री फॉलो, तो एम ए साइन थीटा जस्ट इक्वल टू किसके हो जाए, बोलो, एम जी कॉस थीटा के। मास से मास खत्म करो, बोलो ए बराबर क्या मिला, जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फाइनली क्या बन गया, बोलो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा। तो ए बराबर क्या बन गया, जी कॉट थीटा। तो तुमको ऐसे याद रखना कि जब रोकने वाली बात आई तो टेन थीटा, जब गिराने वाली बात आई तो कॉट थीटा, ठीक है। जब रोकना हुआ तो एक्सलेशन का न्यूनतम मान क्या था, जी टेन थीटा। जब इसको फ्री फॉल करवाना हो तब एक्सलेशन का मान क्या है, जी कॉट थीटा। ये नीट का चुटकुला था, ठीक है। तो आप देखिए ये सब चुटकुले टाइप जो न्यूमेरिकल हैं आप साथ में अनसॉल्व लेके चलो, और अनसॉल्व से आप क्वेश्चन लगाते जाओ। आपको नीट लेवल पर हम बात करें तो नीट में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको जरा सा टफ हो। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी में थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। बट हमने जो लेवल दिया है उस लेवल के बिहाफ पर तुम जेई लेवल के न्यूमेरिकल आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। अभी आज की क्लास बेसिक है, बेसिक इसलिए कि ये टॉपिक सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसी में क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, नीट और आईआईटी दोनों के लिए सेम है। ये न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हम आपको रियलिटी बताएं प्योर नीट लेवल है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल हम न्यूमेरिकल को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा चुटकुला आपको हम दिखा, जैसे मान लो ऐसे कोई डब्बा है, ठीक है, ऐसे कोई एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मान लो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है इंक्लाइन सरफेस का, ठीक है, ऐसे कोई एक सरफेस है, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम ए से ऊपर जा रहा, पूरा सिस्टम ए से ऊपर जा रहा। यहाँ पर एक ब्लॉक हमने रखा, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा फिगर को चेंज कर लें हल्का सा,
आप फिगर ऐसे बना लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिगर आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये एंगल थीटा है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ठीक टॉप पे इस सरफेस के। ब्लॉक का मास हमने कुछ भी मान लेना है, चलो मान लेते हैं मास m। लेंथ ऑफ दिस सरफेस हमने मान लिया l, ठीक है, इस सरफेस की जो लेंथ है वो l है। क्वेश्चन ये पूछा कि हमने इसको रिलीज किया यहाँ से, इनिशियल पॉइंट ये है टॉप का और ये फाइनल पॉइंट। तो क्वेश्चन ये बना कि इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ने पर बॉटम पर कितने समय के बाद पहुँचेगा। टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द बॉटम। अभी क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर एक्सलेशन हम 0 मान लेते, एक्सलेशन 0 मानते, तो इसको इस साइड लाने वाला फोर्स क्या mg साइन थीटा होता? बोलो क्या बनता है? mg साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में। एक्सलेशन कितना बनता? मास से डिवाइड करो तो क्या बन जाता है? g साइन थीटा। तो कुल मिला के हम कहेंगे इसको सरफेस के पैरेलल लाने वाला एक्सलेशन क्या बनता है? g साइन थीटा। बट तुम एक बात ये बताओ, इसको हम थोड़ा साइड में फिगर बनाते हैं। जैसे मान लो ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इस ब्लॉक पर क्या इस ए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ए का इफेक्ट तो पड़ेगा। एक्सलेशन यहाँ पर 0 होता है तो ब्लॉक का सरफेस के पैरेलल एक्सलेशन क्या बनता है? g साइन थीटा। बट ऐसा यहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। एक्सलेशन यहाँ पर है, सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर। स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा? नीचे, ठीक है। देखो पहले से mg नीचे लग रहा होगा, ड्यू टू स्यूडो फोर्स m इंटू ए नीचे और लग जाएगा। तुम ये देखो, ये जो थीटा है, इस थीटा के बिहाफ पर mg प्लस एम ए का कंपोनेंट इस साइड क्या बन जाएगा? mg प्लस एम ए साइन थीटा बनेगा। तुम्हें इसको एक्सलेशन में तब्दील करना है, तो नेट फोर्स जो डाउन पैरेलल टू सरफेस है वो है कितना? mg, m कॉमन ले लो तो g प्लस ए साइन थीटा। अब इसको हम किसके बराबर कर लें? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सलेशन के। मास से मास खत्म कर लो, ए बराबर क्या बन गया? बोलो g इंटू जी प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। ये नेट एक्सलेशन हो गया सरफेस के पैरेलल। अब तुमको अप्लाई करना है आप इस सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड वाला। तो अब देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। यहाँ पर पहुँचा, फाइनल क्या हमको नहीं पता, ठीक है। बट हमसे पूछा टाइम कितना होगा, तो मान लो टाइम t बराबर 0 था, ये टाइम t इक्वल टू t है, ठीक है। तो तुम बताओ सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। u कितना बन रहा है यहाँ पे? 0, ठीक है। अब देखो डाटा रखो आप, s की जगह पर क्या रखना तुमको? l, u कितना? 0, क्या बन जाएगा? हाफ इंटू टी स्क्वायर। ए कितना हमारे पास? बोलो एक्सलेशन कितना है यहाँ पे टोटल? g प्लस ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्या तुम यहाँ से टी अब नहीं निकाल पाओगे? टी यहाँ से निकाल लेना, डाटा कुछ भी दे देगा। समझ में आ रही बात? अगर यही मान लो सिस्टम नीचे जा रहा होता तब नेट एक्सलेशन क्या बनता? टुवर्ड दिस साइड g साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ शायद ए कॉस थीटा आएगा, कुछ भी है, मतलब कुल का तरीका तुमको आना चाहिए समझ में, ठीक है। क्योंकि जब सिस्टम ऊपर गया, स्यूडो फोर्स कहाँ लग गया? नीचे। अब जब सिस्टम नीचे जाएगा स्यूडो फोर्स कहाँ लग जाएगा? ऊपर। तो ऐसे बनेगा, उस m इंटू ए का कंपोनेंट ऐसे एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा तो मतलब कि जी साइन थीटा m इंटू ए जो इस साइड फोर्स लगा था उससे जो एक्सलेशन आएगा फाइनली उससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिक प्रॉब्लम तुम कितना भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका जो एप्लीकेशन है अगली क्लास में आपको हम बताएं तो न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, ठीक है। बस आपको आज की क्लास को बेसिक तौर पे सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, एक बार हम रिवाइज करवा दें
तो हमने पढ़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है, वो जो कि रुका है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा, ठीक है। और जो नॉन इनर्शियल होता है उसके पास क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो नॉन इनर्शियल पर न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं होता। हम क्या करेंगे वहाँ पर, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड करने के लिए एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। और स्यूडो फोर्स क्या होता है, हमेशा जिस दिशा में फ्रेम मूव करता है उसके ठीक अपोजिट, ठीक है। और फाइनली जो एक स्यूडो फोर्स का कैलकुलेशन होता है, कैसे करेंगे हम, मास इनटू एक्सीलरेशन से। मास किसका लिखेंगे हम, जिस पर स्यूडो फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, और एक्सीलरेशन किसका होगा, पूरे सिस्टम का। समझ में आ रही बात, एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का। बस आपको 2 बात याद रखना है, स्यूडो फोर्स का फार्मूला और स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन। स्यूडो फोर्स का फार्मूला क्या है, एज बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होता है, m इंटू ए के बराबर, ठीक है। उसको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमने स्यूडो फोर्स की बात की है। कितनी बात क्लियर हुई। और 2-3 हमने यहाँ पर प्रॉब्लम भी डिस्कस की जो कि स्यूडो फोर्स पर बेसिक प्रॉब्लम थी। आने वाला जो लेक्चर है उसमें स्यूडो फोर्स का एक बेहतरीन रिजल्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम पर स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। पुली जैसे हमने क्या बोला कि ये जो पुली थी, ब्लॉक स्ट्रिंग रुके हुए थे, अब पुली ऊपर जा रही है, पुली नीचे जा रही है, तो इस केस में तुमको स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आपको हम ये बताएं कि जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो हम पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है, नीचे, ठीक है। वो सारी बातें हम लिफ्ट मैन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्यूडो फोर्स, पुली एक्सलेटेड मोशन है वो भी किस पर बेस होगा, स्यूडो फोर्स, वेस्ट कांस्टेंट की बात करें वो भी किस पर बेस होगा, स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो कुल मिला के आने वाले जो क्लास है, लेक्चर है, उसमें आपको स्यूडो फोर्स के बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू आज के लिए।